सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से कुछ रिलेटेड प्रश्न के बारे में, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। विद्यार्थी जी इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा इस चीज को कि इसमें सभी प्रतियोगी परीक्षा के बेस्ट स्टडी मटेरियल्स के लिए संपर्क में आपको मैं यहां पर लेके आया हूं। तो बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, यानी एक एक प्रश्न करके करीब 300-400 क्वेश्चन इसी प्रकार से मैं आपको देते रहूंगा पूरे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में। ध्यान से सुनिएगा और एक एक वर्ड को याद कर लेना है। एग्जाम में एकदम नेसेसरी ये बात आएगा, बस क्लियर कर लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन, जीव विज्ञान का पिता। जीव विज्ञान का पिता आपको पता है अरस्तु, इंग्लिश में इन्हें एरिस्टोटल बोला जाता है। एरिस्टोटल यानी एरिस्टोटल कहा जाता है, तो टल कहा जाता है, यानी अरिस्टोटल के नाम से जानते हैं। जीव विज्ञान का जनक यानी जनक या पिता बोले तो अरस्तु कहलाता है। अब आप लोगों को पता ही है कि जीव विज्ञान किसको कहते हैं, जिसमें जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। चलिए नंबर दूसरा प्रश्न में यही प्रश्न आता है कि जीव विज्ञान का जनक यानी अरस्तु को कहा जाता है, तो यह भी बात याद रखिएगा। प्रश्न नंबर तीसरा, विद्यार्थी जी बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाएं। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया, किसने समझाया? कौन वैज्ञानिक था? तो लेमार्क ने समझाया था, यानी कि जैव विकास के बारे में बतलाने वाला वैज्ञानिक का नाम लेमार्क था। जो जीव विज्ञान शब्द दिया था वही लेमार्क, जो जीव विज्ञान शब्द के बारे में बताया था वही लेमार्क ने यहां पर जैव विकास के बारे में भी समझाया था। तो बिल्कुल याद रखिएगा। चौथा नंबर प्रश्न, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को कहा जाता है, यानी आधुनिक विज्ञान का जनक लेवोजियर को कहते हैं। अब आते हैं, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कुल 8 होते हैं। मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या 8 होता है। आते हैं 6 नंबर में, मनुष्य का हृदय कितने बार धड़कते हैं जी? तो 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। 72 बार प्रति मिनट एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय में धड़कन की क्रिया होती है। आइए, एक स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर, एक स्वस्थ मनुष्य कितना बार सांस लेता है प्रति मिनट? तो याद रखिएगा प्रति मिनट 16 से 18 बार प्रति मिनट वो सांस लेने का काम करता है। सो याद रखिएगा स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार प्रति मिनट होता है। अब आइए 8वां नंबर में, मस्तिष्क का वजन होता है। मस्तिष्क दिमाग कितना वजन होता है? तो बच्चे लोग याद रखिए 1350 ग्राम होता है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम होता है। सो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आइए 9वां नंबर प्रश्न की बात मैं करता हूं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो फीमर, जांघ की हड्डी। कौन है? फीमर, जांघ की हड्डी। ऑलरेडी ये सब बात को हमने क्लास के अंदर में पढ़ाया है। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, इसको याद रखिए बच्चे लोग। आता है 10वां नंबर प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्ट्रेपिस। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्ट्रेपिस। मैं यहां पर बताया भी था ट्रिक, मैं बताया था कि कान का यदि हड्डी की बात करें, कान की हड्डी की बात करें तो इसके लिए ट्रिक होता है MIC, MI है ना, सॉरी MIS, मिस होता है MIS, मिस। M का मतलब मैलियस, I का मतलब इनकस और S का मतलब स्टेपिस होता है। तो याद रखिएगा कान में 3 हड्डियां होती है, मैलियस, इनकस और स्टेपिस, जिसमें से स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी होता है। सो याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 11, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन है भाई? तो याद रखें जबड़े की हड्डी, ये भी पढ़ा है। जबड़े की हड्डी, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होता है। सो याद रखिएगा कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सब होता है। शरीर का सबसे कठोर तत्व, शरीर का सबसे कठोर तत्व, शरीर का सबसे कठोर तत्व यानी कि इनामिल, यानी दांत के ऊपर में एक पीला परत होता है जिसे इनामिल कहते हैं, और वो इनामिल बहुत कठोर होता है। सो याद रखिएगा शरीर का सबसे कठोर ये तत्व के रूप में होता है। 13 नंबर प्रश्न, आइए मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन, मनुष्य के सौंदर्य यानी सुंदरता के अध्ययन, मनुष्य कैसे सुंदर है उसके बारे में अध्ययन करना
जिस शाखा में होता है उसको केलोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा, कुछ टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत ये आता है, तो उसमें केलोलॉजी है जो किसी भी मनुष्य के सुंदरता यानी ब्यूटिशियन यानी जो है हैंडसम के बारे में स्टडी करना, वो केलोलॉजी कहलाता है। अब आता है 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। शरीर का ताप नियंत्रण, हमारे शरीर का ताप नियंत्रण, हमारे शरीर का तापमान को नियंत्रित करने वाला एक जो है अंग है, उस अंग का नाम है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है जिसके माध्यम से शरीर के तापमान को नियंत्रण किया जाता है। आइए आता है 15 नंबर प्रश्न की बात मैं करता हूं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, सबसे बड़ी ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में लीवर कहते हैं। सो बच्चे इसे भी आप याद रखिएगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को कहते हैं। प्रश्न नंबर 16 में, मनुष्य में पसलियां पाई जाती है। बताइए मनुष्य में कितने जोड़ी पसलियां पाई जाती है? तो 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। कितनी? 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। आता 17 नंबर प्रश्न की बात मैं करता हूं। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होते हैं? 206। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। ऐसे देखें तो जो बचपन में 208 हड्डियां होता है, 2 लुप्त हो जाते हैं, लेकिन 206 एक सामान्य मनुष्य के शरीर में हड्डियां होता है। आइए मांसपेशियों की संख्या की बात मैं करता हूं। तो मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होता है। हम लोग के यानी कि एक मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या कुल कितने होते हैं बच्चे लोग? 639 होता है। आइए 19 नंबर प्रश्न की बात मैं करता हूं। मस्तिष्क का बड़ा भाग, याद रखेंगे, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? तो प्रमस्तिष्क है, जिसको हम सेरिब्रम कहते हैं। प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम के नाम से जाना जाता है, सेरिब्रम कहते हैं। आइए 20 नंबर सवाल की बात मैं करूं तो शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, बताइए कि आपके शरीर में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो याद रखना बच्चे लोग कि कार्बन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कार्बन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इस कार्बन की बात मैं कर रहा था, कार्बन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं। तो 21 नंबर प्रश्न में कहता है मानव का विकास एवं जो है परंपराओं से संबंधित, यानी कि मानव का विकास और परंपराओं के संबंध के बारे में अध्ययन किस शाखा में करते हैं? उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, याद रखेंगे, एंथ्रोपोलॉजी में मानव का विकास और परंपराओं के बारे में, उसके संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। 22 नंबर सवाल की मैं बात करता हूं। रसायन विज्ञान का जनक, अभी जस्ट ऊपर में एक बात किए थे, वो आधुनिक रसायन का था। अब रसायन विज्ञान का जनक की बात मैं करता हूं तो लेवोजियर को ही कहा जाता है। ये आधुनिक और ये फिर रसायन विज्ञान का जनक होता है, जिसे हम लेवोजियर यानी लेवोजियर नामक वैज्ञानिक ने इस रसायन के बारे में बहुत कुछ बताया था, क्योंकि लेवोजियर ने हाइड्रोजन की भी खोज किया, ऑक्सीजन की भी खोज किया और सिलिकॉन की भी खोज किया था। इसलिए इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि एंटोनी लेवोजियर बहुत बड़ा महान वैज्ञानिक थे। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे ध्यान दीजिए, मैं अगला नंबर पॉइंट में चलता हूं, यानी 23 नंबर प्रश्न की बात मैं कर रहा हूं। 23 नंबर प्रश्न की बात कर रहा हूं, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। 23 में क्या कहता है? जो गैसों के विसरण का नियम, अब आपको याद होना चाहिए, गैसों के विसरण का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो ग्राहम के द्वारा। ग्राहम एक वैज्ञानिक है जिसके द्वारा दिया गया था। बिल्कुल याद रखिएगा, किसके द्वारा दिया गया था? गैसों के विसरण का नियम ग्राहम के द्वारा दिया गया था। सबसे पहले बता देते हैं आप लोग बच्चों, है ना, हर एक कंटेंट बहुत अच्छा और बेहतर दिया जा रहा है। हर एक कंटेंट बहुत अच्छा और बेहतर दिया जा रहा है। फर्क पड़ता है केवल बस बच्चों को पढ़ने पर। आप यदि मेहनत से पढ़िएगा, हर एक सवाल को आप ढूंढने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको सफलता जरूर मिलेगा, है ना। और चमकना एक दिन में नहीं है, चमकना 1000 दिन में है, और 1000 दिनों में जब चमकता है लोग तो कभी मिटता नहीं है। इसलिए ध्यान में रखिए, आपको एक दिन से पढ़ने से केवल नहीं होगा, आपको 1000 दिन पढ़ना पड़ेगा, और तब जाकर के आप जो है बेहतर कुछ कर पाइएगा। इसलिए बहुत जरूरी है, समझ गए ना। और आलतू फालतू की चीजों में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बच्चे लोग, अब बस फोकस कीजिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए। आइए देखते हैं फिर अगले प्रश्न की बात मैं करता हूं, यहां पे 24 नंबर प्रश्न की।
ग्रहों के गति का नियम, ग्रहों के गति का नियम। अब जितनी भी ग्रह हैं, 9 ग्रह, अब 9 ग्रह के गति के जो नियम दिया है वो किसने दिया था? जोहेन्स केपलर ने दिया था। जोहेन्स केपलर, याद रखेंगे, जोहेन्स केपलर नामक वैज्ञानिक के द्वारा ग्रहों की गति के नियम को दिया गया था। अब आइए 25वां नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर का समीकरण दिया गया। बताइए, E बराबर mc स्क्वायर बहुत बड़ा महान फार्मूला है, याद रखेंगे इस चीज को। E बराबर mc स्क्वायर किसके द्वारा दिया गया था? आइंस्टीन के द्वारा। फिजिक्स का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। E बराबर mc स्क्वायर आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। चलिए आते हैं 26 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। जो है जड़त्व के नियम की खोज, जड़त्व के नियम का खोज किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। जड़त्व के नियम का खोज किसने किया था? गैलीलियो ने किया था, इसलिए याद रखिएगा। अब आते हैं 27वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम, भाई याद रखें, गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो न्यूटन के द्वारा किया गया था। बच्चे लोग याद रखेंगे, वही न्यूटन जो बहुत मोटे मोटे एडिशन के रूप में लिख दिया था, वही न्यूटन जो सेब को उठाकर सेब पर स्टडी करके और बहुत बड़े बड़े बुक एडिशन को लिख दिया और फिजिक्स के अंदर में बहुत बड़ा 3 नियम दिया है ना। तो यही न्यूटन की मैं बात कर रहा हूं। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। आइए 28वां नंबर की बात मैं करता हूं। प्राकृतिक चयन सिद्धांत के प्रतिपादक, प्राकृतिक चयन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है भाई? डार्विन। प्राकृतिक चयन सिद्धांत याद रखेंगे, ये जो है आपको क्रम विकास में पढ़ना है कि प्राकृतिक चयन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो डार्विन ने किया था, डार्विन वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। आइए 29 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत हीगो डिवेरिज नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। हीगो डिवेरिज नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था। सो ये भी याद रखिएगा। 30 नंबर की बात करते हैं। नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, बहुत बड़ा महान वैज्ञानिक डार्विन जी, जो कि नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत इन्होंने दिया था, डार्विन साहब ने दिया था। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा बच्चे लोग। आइए 31 नंबर की बात मैं करता हूं। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादन, विकास के सिद्धांत, क्रम विकास के सिद्धांत के प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक, वही चार्ल्स डार्विन जिसने सबसे पहले प्राकृतिक चयन सिद्धांत दिया, नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन दिया, क्रम विकास के सिद्धांत दिया। ये बात याद रखिएगा। अब आते हैं 32 नंबर प्रश्न की बात मैं करता हूं। देखिए, आनुवांशिकता के जन्मदाता, आनुवांशिकता का जन्मदाता, यहां पर बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आनुवांशिकी के जनक यानी आनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, और ऐसे जीन का जनक भी कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। यह भी ध्यान में रखिएगा, जीन का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। लेकिन इस जीन का खोज जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में किया था। सो याद रखिएगा इस चीज को। आइए 33 नंबर की बात मैं करता हूं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन, भाई मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए क्या चयन किया था? बताओ क्या चयन किया था? तो मटर के पौधे का चयन किया था। क्या किया था? मटर के पौधे का चयन किया था। सो ये ध्यान में रखिएगा। 34 नंबर प्रश्न की बात मैं करता हूं। आनुवांशिकता के विज्ञान को क्या कहेंगे? आनुवांशिकता के विज्ञान को क्या कहेंगे? अनुवांशिकी कहा जाता। और ये अनुवांशिकी शब्द किसने दिया? अनुवांशिकता के विज्ञान को क्या कहेंगे? अनुवांशिकी। और अनुवांशिकी शब्द किसने दिया था? सो याद रखिएगा, वाटसन ने दिया था। किसने दिया था बच्चे? वाटसन ने। बिल्कुल ध्यान में रखना है चीज को, वाटसन ने दिया था। आइए 35 नंबर की बात मैं करता हूं, है ना। 35 नंबर की बात मैं करता हूं, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। अनुवांशिकी एक क्या है? उत्परिवर्तन होता है। वो होता है कि इसके आधार पर होता है, क्रोमोजोम के आधार पर। क्रोमोजोम के कारण ही क्या है? उसमें उत्परिवर्तन की क्रिया होता है। सो याद रखिएगा। 36 नंबर की मैं बात करूं तो बिल्कुल याद रखें, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग, अभी जस्ट मैंने बोला था कि जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। सो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। जीन उपस्थित होते हैं, माने जीन में क्या उपस्थित होता है? गुणसूत्र होता है। यानी या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जीन उपस्थित होता है किसमें? तब गुणसूत्र में जीन उपस्थित होता है। सो याद रखिएगा, जीन किसमें उपस्थित होता है? तो गुणसूत्र में उपस्थित होता है। चलिए 38 नंबर की बात करते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत, बहुत बड़ा ये थ्योरी है, बहुत बड़ा ये
थ्योरी है, इसको याद रखिएगा कि एक एंजाइम का सिद्धांत बिडल और टैप्टम नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। सो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगला है 39 नंबर, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले तत्व। भाई याद रखना, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? तो लोहा। आखिर जो है रक्त का रंग लाल क्यों है? रक्त का रंग लाल इसलिए है क्योंकि उस रक्त में आरबीसी है, और आरबीसी का मतलब रेड ब्लड करपसल्स यानी लाल रक्त कणिका, और लाल रक्त कणिका का मतलब हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का मतलब उसमें हीमो जोड़ ग्लोबिन, हीमो का मतलब आयरन, आयरन का मतलब लोहा, और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। हीमोग्लोबिन यानी लोहा और प्रोटीन दोनों मिला हुआ है, इसकी वजह से वो लाल दिखाई देता है। तो याद रखिएगा आरबीसी लाल होते हैं, तो यहां पर लोहा याद रखेंगे। 40 नंबर में आते हैं, हीमोग्लोबिन यौगिक है। हीमोग्लोबिन एक यौगिक है, कैसा है? प्रोटीन यौगिक है। कैसा है? प्रोटीन यौगिक। अभी जस्ट बोले थे प्रोटीन यौगिक के रूप में होता है। आइए 40 नंबर की बात करते हैं बच्चे लोग। रक्त का थक्का नहीं जमता। रक्त का थक्का नहीं जमता। रक्त का थक्का जमना नहीं है, तो नहीं थक्का जमेगा तो इसका मतलब जो है कौन सा रोग होगा? ये होगा हीमोफीलिया रोग। कौन सा रोग होगा? हीमोफीलिया रोग होगा। इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, हीमोफीलिया रोग होता है। आइए 42 नंबर जो है सवाल में हम बात करते हैं, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। भाई शरीर के अंदर रक्त को नहीं जमने देता है, किस वजह से नहीं जमने देता है? तो याद रखिएगा ड्यूबिपैरिन, यानी कि ड्यूबिपैरिन जो है हिपैरिन को कहते हैं, है ना? ये याद रखना, हिपैरिन याद रखना। यहां पर ये हिपैरिन है, ड्यूपैरिन नहीं है, ये गलत है नाम, हिपैरिन याद रखेंगे। ये हिपैरिन जो है हमारे बॉडी के अंदर में रक्त को जमने नहीं दे रहा, वरना ऑक्सीजन लिए थे और जाता अंदर में, और अंदर में जाने के बाद रक्त जम जाता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन जाता, ब्लड से मिलता और जम जाता। लेकिन हिपैरिन कह रहा है चाहे ऑक्सीजन है चाहे कोई है, जमने नहीं देना है, नहीं देना है तो नहीं देना, इसलिए ये चीज को ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं 43 नंबर में, है ना? हिपैरिन प्रोटीन का उत्पादन होता। भाई ये हिपैरिन कहाँ उत्पादन होगा? वही करेजवा में, यानी करेजिया में, यानी कि यकृत में, यानी कि लीवर में। तो इसको याद रखिएगा। 44 नंबर में याद रखना, रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। रक्त को थक्का जमने में सहायक कौन सहायक कर रहा है? तो यही प्लेटलेट्स। याद रखना प्लेटलेट्स जो है वो रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। ऐसे भी आप जानकारी रखिए कि रक्त में 3 घटक होते हैं। एक आरबीसी होता है, रक्त में 3 घटक, एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है, और एक प्लेटलेट्स होता है ना? प्लेटलेट्स होता है। ये 3 घटक होते हैं, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स, जिसमें जो है लाल रक्त कणिका ऑक्सीजन को ले जाता है और लाता है ना? ऑक्सीजन को ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ले आता है। और डब्ल्यूबीसी जो है वो रोग प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करने वाला में से है। और यहाँ पे प्लेटलेट्स जो है वो रक्त को थक्का जमाने में काम करता है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी 45 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए 45 नंबर क्वेश्चन में क्या है? कहता है 45 में प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। भाई कितने दिन में होती है? तो यहाँ कहाँ होता है प्लेटलेट्स की मृत्यु, है ना? तो याद रखें प्लीहा कहीं और नहीं है, इस जगह पर प्लीहा है बेटा, याद रखना इसको। यहाँ पे है ये प्लीहा जो है, इस जगह पर है ना? तब जब आपका तबियत खराब होता है तो डॉक्टर इसी जगह पर जाकर के छुएगा, है ना, और देखेगा कि बड़ा हो गया है तो समझ जाएगा कि इसको ये बीमारी हो गया। यानी प्लेटलेट्स के मरने का जो जगह है वो प्लीहा है ना? इसको इंग्लिश में ग्रेवार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। आरबीसी का मरने वाला जगह, ऐसे हिंदी में या उर्दू में बोले इसको तब बोला जाता है इसको आरबीसी का कब्र भी बोला जाता है, कब्रिस्तान है वो, है ना? तो आरबीसी का कुछ है, कब्रिस्तान है वो। तो इसलिए याद रखिएगा चीज को। अब आता है 46 नंबर में, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन। रक्त को थक्का जमाने में कौन सा सहायक विटामिन होता है ना? याद रखेंगे विटामिन के। इसको बिल्कुल ध्यान रखें, रक्त को थक्का जमाने में विटामिन के का सबसे बड़ा महत्व है। आता है 47 में, रुधिर का तरल भाग होता है। रुधिर का तरल भाग होता है किससे होता है भाई? प्लाज्मा से। किससे होता है? प्लाज्मा से। तो बिल्कुल इसको ध्यान में रखेगा। 48 नंबर में, रक्त में पाए जाने वाले धातु। रक्त में पाए जाने वाले धातु कौन सा धातु है? तो लोहा धातु है। इसको याद रखिए, लोहा धातु होता है। 39 में, रक्त का कितना भाग प्लाज्मा होता है? कितना भाग प्रतिशत जो है वो प्लाज्मा होता है? तो 55% जो है प्लाज्मा होता है रक्त का। समझे बात को? प्लाज्मा 55% होता है।
50 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा को कहते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। और पदार्थ की पांचवी अवस्था कांच, है ना, या बोस आइंस्टाइन इसको कहा जाता है। इसलिए इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। 51, खून का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, इसको याद रखिएगा। अब 52 में आता है ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक किसको कहते हैं? प्लीहा स्प्लीन को। किसको कहेंगे? प्लीहा स्प्लीन। वही जहां प्लेटलेट्स मरता है उसी को हम बैंक भी कहते हैं, ब्लड का। आते हैं 53 नंबर में, ब्लड का कब्रिस्तान, अभी जस्ट बोले थे ना, तो यही अब प्लीहा है। ब्लड बैंक में खून सुरक्षित रखा, बैंक में खून सुरक्षित रखा जाता है कितना डिग्री पर? तो याद रखिएगा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया था फोन आकर के। अब ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगला मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे 54, ब्लड बैंक में खून सुरक्षित रखा जाता है कितने डिग्री पर? फ़ारेनहाइट पर, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है, इसको याद रखिएगा। 55 में रक्त समूह होता है, कौन कौन सा रक्त समूह होता है? तो ए बी ओ, ये आप रक्त समूह 4 गो होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। आता है 56 नंबर में, रक्त समूह की खोज, रक्त समूह की खोज किसने किया था? लैंडस्टीनर ने किया था। रक्त समूह का खोज लैंडस्टीनर ने किया था। 57 आइए, सर्वदाता रक्त समूह कौन है भाई? ओ, सर्वदाता रक्त समूह ओ है। अब आता है 58 में, सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? ए बी, सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब आता है 59 नंबर क्वेश्चन में, रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है, मतलब रक्त का मात्रा शरीर के कितने भाग? तो 7% के भाग से होता है, इसलिए याद रखिएगा। 60 नंबर प्रश्न में, मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है, मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है कितना? तो 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा जी, है ना। देखो बच्चे लोग, पढ़ाई पर फोकस करो। किसी ने कहा है, ये बात को बिल्कुल ध्यान में रखना। एक शेर याद आ गया हमको टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि जब तक जो है आप भटक जाते हो, मन आपका भटक जाता है पढ़ने पर, इसलिए याद रखना कि हर लड़कियों के मुस्कुराने की एक अदा है। अब बेटा जो नहीं पढ़ेगा वो सबसे बड़ा गधा है, इसको ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। आइए देखते हैं यहाँ पे 61 नंबर की मैं बात कर रहा हूं। तो 61 नंबर में आरबीसी का निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। कहां होता भाई? अस्थि मज्जा में। कहां होता जी? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण कहां होता जी? तो अस्थि मज्जा में, बिल्कुल याद रखना बेटा इसको कि अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। आइए 62 नंबर सवाल की बात मैं करता हूं। तो आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल कितने होते हैं? तो 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है, तो याद रखिएगा। अब आते हैं 63 नंबर, है ना, कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 1 से 4 दिन होता है, 1 से 4 दिन डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है। तो बिल्कुल ध्यान में रखें बच्चे लोग कि 101 से 4 दिन होता है। 64 नंबर प्रश्न की बात मैं करता हूं। तो डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को क्या कहेंगे बाबू? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। यहां देखिए ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, ल्यूकोसाइट कहते हैं। और 65 आरबीसी को कहा जाता है, आरबीसी को क्या कहते हैं? तो आरबीसी को कहता है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट कहते हैं। आता है 66 नंबर में, आरएच फैक्टर का संबंध, आरएच फैक्टर का संबंध किससे है? तो रक्त से है बच्चे लोग, याद रखिएगा। आरएच फैक्टर का संबंध किससे है? तो रक्त से है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि रक्त के द्वारा जो है इसका संबंध आरएच फैक्टर से होता है। आइए अभी तक हम 66 प्रश्न के बारे में बात किए हैं। अब आते हैं इसके बाद 67 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 67 नंबर प्रश्न में क्या कहता है? जो बिल्कुल महामैराथन जीके का सबसे महामैराथन क्लास है आज का क्लास बहुत जबरदस्त क्लास है, जोरदार बने क्लास है। आप इसे देखिए और अपने दोस्तों के पास भी भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। उसको बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और दबा कर दम शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उसको भी ये फायदा मिले। बहुत ज्यादा जीके मतलब आपको दे रहे हैं, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ध्यान में रखना है चीज को। आइए 67 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता, भाई आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है जी? बता सकते हैं? तो देखिए लैंडस्टीनर और वीनर। आरएच फैक्टर का खोजकर्ता लैंडस्टीनर और वीनर है, इसको याद रखिएगा। 68 नंबर की बात करता है। 68 नंबर याद रखिए बच्चे लोग,
कि रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्तचाप नियंत्रित होता है। भाई रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? याद रखना, कौन सी ग्रंथि से होता है? एड्रिनल ग्रंथि से होता है। ये ग्रंथिया का नाम याद रख लेना, एड्रिनल ग्रंथि है जो रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाला ये ग्लैंड है। आते हैं 69 यानी कि 69 नंबर प्रश्न की बात मैं करता हूं। आइए, रक्त को शुद्ध करने वाला, रक्त को कौन शुद्ध करता है आपके बॉडी में जी, बता सकते हो? तो आपके बॉडी में मैंने जो है शुद्ध करने वाला वृक्क है, किडनी है, दोनों किडनी जो कि शुद्ध कर देता है रक्त को, यानी प्यूरिफाई करने का काम करता है।